हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन ऑफ 10 मिनट में 10 एमसीक्यूज। आज हम लोग कौन से स्टैंडर्ड पे एमसीक्यूज करने वाले हैं? आज हम लोग एमसीक्यूज करेंगे ऐसे 330 पे ही। पिछले सेशन में भी हमने ऐसे 330 पे ही एमसीक्यूज किए और आज भी हम ऐसे 330 पे ही एमसीक्यूज करेंगे। हम क्यों इस स्टैंडर्ड को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? लेट मी टेल यू माय डियर स्टूडेंट्स कि ये जो स्टैंडर्ड है ये दो इंस्टीट्यूट ने अपने सिलेबस से डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए निकाल दिया हो, बट उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर नीड बी और अगर इसका रेफरेंस देने की ज़रूरत है तो ऐसे 330 को आपको रेफर करना पड़ेगा। तो ऐसे में ऐसा 330 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ऐसे 330 पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, राइट? तो इसलिए मैं इन एमसीक्यूज़ के मार्क्स को कवर करने के लिए और एक सेशन लूँगी इसी स्टैंडर्ड पे ऐसे 330 पे। लेट मी टेल यू वंस अगैन कि ऐसे 315 में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क को और असेस करते हैं रिस्क को। हम ऐसे 315 के अंदर हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करते हैं और इस आइडेंटिफाई किए हुए रिस्क पे रिस्पॉन्ड करते हैं ऐसे 330 के अंडर। और फिर जो अगर वो रिस्क हमको अगर लगा कि हाँ इस रिस्क की वजह से गलतियाँ हुई हैं, दैट इज मिस स्टेटमेंट्स हैव अराइजन, इन दैट केस उस मिस स्टेटमेंट्स का इवैल्यूएशन करेंगे ऐसे 450 के अंदर। सो मतलब हमें ऐसे 315, इसका मतलब है कि हमको ऐसे 315, ऐसे 330 और ऐसे 450 का हमेशा एक साथ इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है। ओके, यस, ओके। अरे ये तो प्रॉब्लम हो गया। जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा लैग हो रहा है आज बच्चों। ओके, यस, चलते हैं आगे। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 345 देखते हैं। क्वेश्चन 345 किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? द ऑडिटर नीड्स टू परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स व्हेन। यस, हमने देखा है कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स हमको परफॉर्म करने पड़ते हैं। अभी क्वेश्चन है कि ऑडिटर नीड्स टू परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स व्हेन। कम ऑन, रीड द 4 ऑप्शंस एंड देखते हैं कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा। ओके, ऑल्टरनेटिव ए हमको कह रहा है द ऑडिटर असेसेस आरएमएम assuming that the controls are operating effectively। हमको ऐसा अज्यूम करना है या हमको टेस्ट भी करना है? टेस्ट भी करना पड़ेगा। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स अकेले क्या हमको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं देंगे? नहीं। टीओसी प्लस टीओडी टुगेदर प्रोवाइड्स अस SAAE। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स टुगेदर प्रोवाइड अस सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो यहाँ पे बोथ ऑफ द अबव रहेगा मेरा करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Question 346. When the auditor obtains audit evidence about operating effectiveness of controls during an interim period, the auditor shall. During an interim period मतलब क्या? उनका यहाँ पे क्या कहना है कि मानो ये स्टार्ट ऑफ द ईयर है एंड ये एंड ऑफ द ईयर है। ओके, तो ऑडिट हमने यहाँ पे बीच में कंडक्ट किया है। ओके, यहाँ पे हमने ऑडिट कर दिया है। तो ये जो रिमेनिंग पीरियड है, यस, ये जो भी रिमेनिंग पीरियड है इसको कहा जाएगा, यस, ये जो रिमेनिंग पीरियड है, ऑडिट जो साल के बीच में किया जाता है उसको ऑडिट कंडक्टेड ड्यूरिंग इंटरिम पीरियड कहा जाता है। अब ये जो इंटरिम पीरियड में ऑडिट कर दिया है, ओके, उस केस में उनका क्या कहना है कि व्हेन द ऑडिटर ऑब्टेन्स ऑडिट एविडेंस अबाउट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स, उनका क्या कहना है कि जब ऑडिटर ने यहाँ पे इंटरिम पीरियड में ऑडिट किया तब उन्होंने इंटरनल कंट्रोल्स को चेक किया और उनको इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव लगे। बट क्या यही चीज़ वो इस रिमेनिंग पीरियड को एप्लीकेबल कर सकते हैं जब उन्होंने ऑडिट किया नहीं है? तो हमको क्या करना पड़ेगा? यस, रिमेनिंग पीरियड के लिए एडिशनल ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा। ओके, यस, तो अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो डिटरमाइनिंग द एडिशनल ऑडिट एविडेंस shall form his opinion based on the interim period only, disclaimer of opinion। तो यहाँ पे हमको क्या करना है? हमको उस रिमेनिंग पीरियड के लिए एडिशनल ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन 347 कहता है कि इफ द ऑडिटर प्लान्स टू यूज ऑडिट एविडेंस फ्रॉम अ प्रीवियस ऑडिट, मतलब क्या हुआ है यहाँ पे? सिचुएशन क्या है? अंडरस्टैंड। Yes, okay. This is financial year 1 and this is financial year 2. ओके, यस, यहाँ पे ऑडिटर सेम है। यहाँ पे भी ऑडिटर मिस्टर एक्स थे और यहाँ पे भी रादर CAX कहूँगी मैं।
मिस्टर एक्स की जगह पे इट वुड बी बेटर कि मैं अगर बोलूँ कि यहाँ पे ऑडिटर कौन है, सी ए एक्स, और यहाँ पे भी ऑडिटर सी ए एक्स के तौर पे ही अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे जब प्रीवियस ईयर का ऑडिट किया तो उन्होंने इंटरनल कंट्रोल्स को चेक किया था, और ये इंटरनल कंट्रोल्स EEC भी थे, दैट इज एग्जिस्टेंस, इफेक्टिव एंड कंटिन्यूस भी थे। तो अब उनका ये कहना है कि अगर हमने इंटरनल कंट्रोल पिछले साल चेक किया है तो क्या इस साल भी हमको इंटरनल कंट्रोल चेक करने की ज़रूरत है क्या? ओके, यस, ठीक है। अब आगे उनका क्या कहना है, एंड इट इज़ फाउंड दैट देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट चेंजेस। मतलब इस फाइनेंशियल ईयर 2 में एक्चुअली सिचुएशन क्या है कि यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल में चेंजेस हुए हैं। तो अब सवाल ये आया कि क्या हम एज इट इज़ इस इंटरनल कंट्रोल को अडॉप्ट कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पे जवाब आएगा नहीं, क्योंकि कंट्रोल्स चेंज हुए हैं, हमको कंट्रोल्स को फिर से रीटेस्ट करना पड़ेगा, तभी हम उन पे कोई कंक्लूजन रिगार्डिंग यस दे आर EEC कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ द ऑडिटर प्लान्स टू यूज ऑडिट एविडेंस फ्रॉम अ प्रीवियस ऑडिट अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ स्पेसिफिक कंट्रोल, मतलब यही सिचुएशन आ गया कि पिछले साल के ऑडिटर और इस साल के ऑडिटर सेम है, और पिछले साल उन्होंने कंट्रोल्स को चेक किया था, वो एज इट इज उसके एविडेंस को अडॉप्ट करना चाहते हैं। एंड देयर हैव नॉट बीन सिग्निफिकेंट चेंजेस, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट चेंजेस भी इस केस में नहीं हुए हैं। इन दैट केस हमने क्या देखा है? इन दैट केस हमने देखा है कि हमको कंट्रोल्स को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। कंट्रोल्स विच आर रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट रिस्क, अगर कंट्रोल सिग्निफिकेंट रिस्क से रिलेटेड है तो उन सारे कंट्रोल्स को हमको चेक करना पड़ेगा। अगर वो सिग्निफिकेंट रिस्क से इन्वॉल्व नहीं है तो हमको इस प्रकार से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हर कंट्रोल 3 साल में तो एटलीस्ट चेक हो जाए। ओके, सो लेट्स रीड द ऑप्शंस नाउ। टेस्ट सच कंट्रोल्स वंस इन एवरी थर्ड ऑडिट, बराबर है, जो चेंज नहीं हुए हैं। एंड सम कंट्रोल्स एवरी ऑडिट, जो सिग्निफिकेंट है। सम कंट्रोल्स वंस एंड अदर कंट्रोल्स इन ईच ऑडिट। टेस्ट ऑल द कंट्रोल्स वंस इन एवरी फोर्थ ऑडिट। टेस्ट ऑल द कंट्रोल्स इन ईच ऑडिट। ओके, यस, तो यहाँ पे द बेस्ट आंसर इज यस ए, टेस्ट such controls once in every third audit and some controls every audit. Okay, ठीक है। Now, when are the controls required to be tested in the current period, irrespective of its consistency from previous audit or risk factors? मतलब इस साल आपको कब रिस्क चेक करना पड़ेगा? जब वो रिस्क आइदर उसमें कोई कंट्रोल्स में चेंजेस आए हो या वो सिग्निफिकेंट हो। ओके, तो यस, ए, ऑडिटर इज इन्फॉर्म बाय द मैनेजमेंट। बी, controls are related to significant risk. C, audit committee decides to do so. Yes, so यहाँ पे ऑप्शन रहेगा B, when such controls are related to significant risks. Okay, yes, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। In case of deviations from the controls on which the auditor intends to reply, the auditor shall determine whether deviation from controls है, मतलब जो internal controls टेस्ट किए TOC, okay, रिजल्ट उसका क्या है? यस, बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, deviation है। In that case, the auditor shall determine whether the test of controls have been performed and provide an appropriate basis for reliance of test on the controls. Additional test of controls are necessary. Potential risk of misstatement need to be addressed using substantive procedures. Yes, अगर TOC में deviations है तो हमको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। Yes, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को इस प्रकार से देखना पड़ेगा कि क्या वो अप्रोप्रिएट बेसिस अपने को दे रही है, एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना पड़ेगा, और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के रिजल्ट्स को भी हमको एनालाइज करना पड़ेगा। इससे दी आंसर विल बी ऑल ऑफ दी अबव। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Irrespective of the risk of material misstatement, the auditor shall design and perform substantive audit procedures for each material class of transaction, account balances and disclosure. Okay? Yes. अब मुझे बताओ, irrespective of risk of material misstatement, the auditor shall design and perform substantive audit procedures. True. Even in the risk of material misstatement is not identified, details are to be verified through substantive procedures. False. If there is no risk of material misstatement, the auditor need not perform substantive procedures. It should be management's decision and none of the above. Okay? Yes. Okay. अब बताओ मुझे बच्चों, इस क्वेश्चन में आंसर क्या होना चाहिए? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नाइस एंड अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। यस, तो अभी हमने क्या देखा कि चाहे
चाहे रिस्क हो या ना हो। कई बार सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स करके भी हमको कुछ चीज़ों का खुलासा हो सकता है, इसलिए हमको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर रिस्क इज देयर और नॉट देयर, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स हमको परफॉर्म करने ही पड़ेंगे मटीरियल ट्रांजैक्शंस, बैलेंसेस और डिस्क्लोजर्स पे। सो यहाँ पे मेरा आंसर आना चाहिए ए, दैट yes, even if risk of material misstatement is not identified, details have to be checked. Further, whether external confirmation as substantive procedures are to be performed or not, ये कौन डिसाइड करेगा? This will be decided by the auditor. अब substantive procedures related to financial statement closing process. क्लोजिंग में हम लोग क्या करते हैं? रिकन्सिलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कंसिडरेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ प्रॉपर एंट्रीज एंड एडजस्टमेंट्स मेड इन द बुक्स ऑफ द अबाव। बताओ बच्चों कि हम लोग जब क्लोजिंग प्रोसेस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का तो क्या क्या करते हैं? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? हम लोग रिकन्सिलिएशन भी करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के साथ करना ही पड़ता है, और ऑल्सो प्रॉपर एंट्रीज एंड एडजस्टमेंट्स करके आउटस्टैंडिंग के है, प्रीपेड के है, बैलेंसिंग है, ये सब कुछ हमको करना ही पड़ता है, जिसको बुक एंट्रीज कहते हैं, राइट? सो बोथ ऑफ द अबव शुड बी दी आंसर। एंड चलते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर। वाइल चेकिंग द adequacy ऑफ assertions रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, द ऑडिटर शैल चेक। ओके, जब हम assertions चेक करते हैं तो हम डिस्क्लोजर्स चेक करते हैं द ओवरऑल प्रेजेंटेशन इंक्लूडिंग द रिलेटेड डिस्क्लोजर्स इन द एप्लीकेबल with applicable regulatory framework, disclosure in accordance with books of accounts, account balances and other details, ये भी हम लोग चेक करते हैं। सो हमको ट्रांजैक्शंस भी चेक करने हैं, हमको बैलेंसेस भी चेक करने हैं, और हमको डिस्क्लोजर्स भी चेक करने हैं। सो द आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव। सो ये रहे 10 मिनट में 10 MCQs ऑफ ऐसे 330। ओके, कल मिलेंगे अगला स्टैंडर्ड लेके। ये क्वेश्चंस मुझे बहुत ही बेहतरीन, खूबसूरत और इम्पॉर्टेंट लगे, क्योंकि ऐसे 330 डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, यस, कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, एंड यस, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, कहीं आपका कोई सेशन मिस ना हो जाए। ओके, चलो, बाय बाय, टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।